आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग ज़रा इस सवाल से करते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में भी है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज से ही शुरू कर रहा हूँ मैं। कहाँ से MCQ है ये, तो 6 मार्च 2025 ईस्वी से शुरू कर रहा हूँ मैं। इसमें 6 मार्च से पहले के MCQ नहीं है। क्या आने वाले वीडियोज़ में होंगे? बिल्कुल होंगे। दिसंबर के पश्चात से यानी कि 1 जनवरी मान लीजिए, 1 जनवरी से लेकर के और उसके बाद के जब तक एग्ज़ाम होगा आपका, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, BPSC कर रहे होंगे, कई सारे UPPSC भी दे रहे हैं, उत्तराखंड PCS का भी एग्ज़ाम है जून में, या फिर आप TRE का दे रहे हैं, सभी में इस प्रकार के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम में ये आपको मदद करेगा। डे बाय डे इसको नहीं करेंगे हम लोग, वीक में कोशिश करूँगा मैं कम से कम 3 वीडियो आए और वीकली स्तर पर करेंगे, जिससे ये हो कि आप अभी दूसरे जो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं BPSC के लिए, वो भी आपका तैयार हो और साथ में आपको करंट अफेयर भी मिले। ओके, तो पहले सवाल से शुरू करेंगे। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा? तो PDF तो फ़िलहाल तो पेड है, आप जुड़ जाइएगा ग्रुप में और आपको सारे PDF वहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट आप आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन कीजिए, या 199 का आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें सारा PDF आपको, न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी, MCQ का भी सारा PDF आपको मिल जाता है। देखिए पहला सवाल क्या है कि पारस्परिक टैरिफ, बहुत आसान सवाल होंगे। पिछले साल जो मैंने करंट अफेयर के MCQ करवाए थे उसमें कठिन स्तर के भी सवाल थे, इसमें मॉडरेट टू आसान ही होंगे। एक चीज़ और है कि क्या सारे आसानी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिनों के पश्चात एग्जामिनेशन से ठीक पहले मैं आपको स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर के सवाल भी करवाऊंगा, क्योंकि कौन सा पैटर्न होगा वो किसी को भी नहीं पता है। पारस्परिक टैरिफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार में निष्पक्षता, समानता और निष्पक्षता लाने के लिए। मुख्य उद्देश्य तो इसका यही होता है, इसका उद्देश्य यही होता है मुख्य रूप से। हालांकि इसको उपयोग किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा देशों को डराने धमकाने के लिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है व्यापार में समानता और निष्पक्षता लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की तिथि क्या निर्धारित की थी? तो उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल के बाद से, यानी कि 2 अप्रैल 2025 ईस्वी से लगना शुरू हो जाता। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 2023 ईस्वी में। इसे मैंने आपको क्या बोला रेसिप्रोकल टैरिफ वाले में, कि ये शुरू होता। लगाया उन्होंने बहुत सारे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर उन्होंने उसको वापस ले लिया था। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटरों से किस मायने में अलग होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो है वो चर्चा में था, उसी के दौरान मैंने पढ़ाया था आपको। तो यह क्यूबिट्स का उपयोग करता है जो सुपर पोजिशन में हो सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ी खासियत है, पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में ऐसे क्यूबिट का उपयोग करता है जो सुपर पोजिशन में हो सकते हैं। सुपर पोजिशन के मतलब कि 0 और 1 दोनों की स्थिति एक ही साथ हो सकती है, उसी को सुपर पोजिशन की स्थिति कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन क्रायोजेनिक इंजन, यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। इसमें तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर की भारत में अंगोला नस्ल की गायों की संख्या 1944 में 15 लाख से घट करके 2019 में कितनी रह गई है? अंगोला नस्ल की जो गायें हैं इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था ये? क्योंकि ब्राज़ील में इनकी संख्या बढ़ी है। नंदी गाय जो आप जानते हैं उसी को अंगोला नस्ल की गाय कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है, मुख्य नाम इसका नंदी गाय है, जबकि ब्राज़ील में इसको मांस उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। देसी नस्ल की गायें होती हैं, इनकी संख्या कम हो गई है, 6.34 लाख हो गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये गणना है, सरकारी आधिकारिक गणना है, इसीलिए मैंने पढ़ाया है, चर्चा में रहता है। LAM फार्म में किस तकनीक का उपयोग करके अंगोला नस्ल की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखा जा रहा है? यानी कि किसी भी जानवर को ले लीजिए, अंगोला नस्ल भूल जाइए, किसी भी जानवर का जेनेटिक रूप से जो प्योरनेस है, शुद्धता है, उसको कैसे बना करके रखा जाता है? तो IVF भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी, इसको क्या कहा जाता है? IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो होता है, इसके द्वारा हम उसके मुख्य नस्ल को संभाल के रख सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के मुख्य जीन को संभाल के रखते हैं और उसको आगे भी ले जाते हैं।
अंगोला नस्ल की गाय को ब्राज़ील में किस लिए पाला जाता है? तो ब्राज़ील में मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाया जाता है, मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देश हैं वहाँ पर पशुओं का उपयोग मुख्य रूप से मांस के लिए ही किया जाता है और अत्यधिक स्तर पर किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से इनको दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। अंगोला नस्ल की गाय को भारत में किस लिए महत्व दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि किसान अनुकूल गुण होते हैं। देसी नस्ल की जो गाय होती हैं इनको रखरखाव के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि जो बाहरी नस्ल की गायें होती हैं उनको रखरखाव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, साफ़ सफाई अधिक रखना पड़ता है, गर्मी ना लगे इसका भी इंतजाम आपको करना पड़ता है। जबकि जो देसी नस्ल की गायें हैं वो यहीं की मुख्य नस्ल होती हैं, उनके लिए किसानों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, अलग से आहार का आयोजन नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये किसान अनुकूल इनका गुण होता है, यानी कि इसको आसानी से पाला जा सकता है। लेकिन एक इसमें दुर्गुण भी होता है कि ये दूध कम देते हैं। अंगोला नस्ल की गाय होती हैं। अंगोला नस्ल की गाय को भारत में नंदी के नाम से जाना जाता है। नंदी बैल या नंदी गाय जो आपने देखा होगा, देसी दरअसल में उसी को कहा जाता है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज पैनल इसको कहा जाता है। इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज पैनल इसको कहा जाता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको कहा जाता है। इसका उत्तर ए होना चाहिए, ए उत्तर होना चाहिए। किसी के आंसर में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, उसको सुधार कर लेंगे। लेकिन शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट होगा, बाकी आंसर सबके सही होंगे। दोबारा तिबारा 4 बार मैंने चेक किया है। आईपीसीसी का स्थापना 1988 में 1988 में हुआ है। 1988 आईपीसीसी का रिपोर्ट हमने पढ़ा था दरअसल में मार्च महीने में, उसी से संबंधित ये सवाल है। आईपीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च करके डेटा और फैक्ट्स को इकट्ठा कर देना। यही आईपीसीसी का मुख्य लक्ष्य है कि जलवायु परिवर्तन की जो बातें की जा रही हैं वो बातें हवा में ना हो, बल्कि साइंटिफिक आधार पर की जाए। हम तथ्यों को, प्रभावों को, कारणों को फैक्ट और डेटा के साथ में लोगों के सामने रखें। यही आईपीसीसी का मुख्य काम है। नेक्स्ट सवाल है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से बिहार ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो कितने वर्षों के बाद पदक हासिल किए हैं? तो ये था 25 वर्षों के पश्चात हमने पदक हासिल किए हैं। स्वर्ण पदक हमने जीता किस में? तो राष्ट्रीय खेल 2025 में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में 25 वर्षों के पश्चात हमने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसका उत्तर ए हो जाएगा। और अभी तो फिलहाल यूथ गेम आयोजित हुआ था कहाँ पर? बिहार के बेगूसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है बंधुओं? तो लॉन बॉल इसको कहा जाता है, लॉन बॉल कहा जाता है। इसी में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है 25 वर्षों के पश्चात। कृपया करके ध्यान रखें, अलग से स्टेट पीस बिहार स्टेट का भी मैंने ये करवा दिया है आपको। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक बिहार ने जीता, 12 पदक जीता, जिसमें से एक स्वर्ण पदक भी था जो हमने 25 वर्षों के पश्चात लॉन बॉल में ये स्वर्ण पदक जीता, जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य रहा, पहले स्थान पर रहा है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अगर आपको याद हो तो जरूर ही बताइएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन अगले साल मेघालय में किया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। किस राज्य में है ये? तो एमपी राज्य में है। एमपी में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। आई थिंक 9th टाइगर रिजर्व होगा ये। देखते हैं आगे फैक्ट में, शायद मैंने ये भी डाला है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है ये। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। जबलपुर में क्या है? तो जबलपुर में हाईकोर्ट की एक पीठ बैठती है, एमपी हाईकोर्ट की एक पीठ बैठती है, कि इंदौर पीठ भी है उसका। ये सब छोटे छोटे फैक्ट याद रखा कीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने की घोषणा किसने की? तो भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण मंत्रालय इनके पास में, इन्होंने की थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कितने बाघ हैं यहाँ पर? तो 5 करीब बाघ यहाँ पर हैं, जिसके कारण से इसको टाइगर रिजर्व घोषित करना पड़ गया। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को या किसी भी रिजर्व को, किसी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व को अगर 1973 जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके तहत में, इस प्रोजेक्ट के तहत में उसको शामिल कर लिया जाता है, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं कि अब से ये टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है, टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है।
एक नेशनल पार्क था माधव नेशनल पार्क, जिसको अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का पुनर्जनन कब शुरू किया गया था? तो 2023 ईस्वी में शुरू हुआ है। 2023 ईस्वी में शुरू किया गया था। वर्तमान में बाघों की संख्या 5 हो गई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो 9th होगा, ये 9th ही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा बंधुओं। 9th टाइगर रिजर्व है एमपी का। ये एमपी में खूब सारे बाघ हैं। देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? शुरुआत के 3 का अगर आपको नाम पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने जल्दी बोलता नहीं हूँ, कमेंट कीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब MCQ जब हम करेंगे तो इस प्रकार के सवाल मैं आपको बोलूँगा ताकि आपको याद रहे। टॉप 3 टाइगर पॉपुलेशन वाले ज़िलों राज्य का नाम बताना है और एलिफेंट पॉपुलेशन वाले राज्य का नाम बताना है। ओके। टाइगर रिजर्व में कोर क्षेत्र का क्या मतलब होता है? कोई भी रिजर्व होता है ना तो उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आउटर, उसका बाद बफर होता है, फिर होता है कोर। कोर जो होता है इसमें किसी भी मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं दी जाती है। कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं हो सकता है। कोर एरिया जो होते हैं इसमें रिसर्च वगैरह के लिमिटेड रूप से परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर अगर सूखी हुई लकड़ी भी गिरी है तो वो भी आप नहीं उठा सकते हैं, एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हैं। कोर एरिया में किसी मानवीय गतिविधि की मनाही होती है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। या मानवीय गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, आप इंटर नहीं कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया में प्रस्ताव कौन तैयार करता है? प्रस्ताव तैयार करता है राज्य का वन विभाग, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको भेजती है किसके पास में? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास में। वो फिर देखती है, उसके बाद इसको अप्रूव किया जाता है। टाइगर रिजर्व की अधिसूचना भारत के राजपत्र प्रकाशित की जाती है। भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशित की जाती, घोषित किया जाता है सरकारी तौर पर कि आज से इस एरिया को हम टाइगर रिजर्व घोषित कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में किया गया था। एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन पूछना पड़ेगा मुझे बंधुओं। क्या मैं क्या करूँ, आपके एग्ज़ाम का स्तर ऐसा हो गया है। पिछले साल इस स्तर के सवाल थे कि कोई बच्चा हिला नहीं पाता था। इस बार इस तरह स्तर के सवाल हैं कि आपको लगेगा कि क्या है ये, लेकिन सभी स्तरों के हैं। बीच बीच में एक आध सवाल आएंगे जो बिल्कुल लो लेवल के रहेंगे, लेकिन करिए सबको। कोई ना कोई फैक्ट ही तो तैयार हो रहा है। ठीक है, आपको आता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी मान लीजिए, लेकिन ये 68 BPSC का सवाल है ना। तो इस प्रकार के MCQ इसीलिए मैंने डाले हैं, कुछ आसान, कुछ मॉडरेट, कुछ बहुत ही कठिन होंगे, बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा कठिन। मोटापे का मुख्य कारण क्या है भारत में? ये सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि लैंसेट के रिपोर्ट आए थे मोटापे को लेकर के भारत में, जिससे बताया गया था कि भारत के लोग खूब मोटे हो रहे हैं। 2050 तक हमारे देश में मोटापा 2 गुना हो जाएगा। तो मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च कैलोरी वाले फास्ट फूड की खपत जो है, ये भारत मोटापे का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। सबसे बड़ा कारण आधिकारिक तौर पर बताया गया है। 1-2 सवाल ही करेंगे। मोटापे से स्वास्थ्य पर क्या जोखिम पड़ता है? तो टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बन जाता है। आप भी अगर मोटे हो रहे हैं तो कृपया करके ध्यान दें, मैं खुद हो रहा हूँ। मोटापे की रोकथाम के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है? मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाने का सुझाव दिया है किसने? तो लैंसेट ने ही दिया है और रिसर्चर्स ने दिया है कि मीठे पेय पदार्थ जो आप पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या मीठे पेय पदार्थ जो भी होते हैं, उन पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए। अमेरिका के गवर्नमेंट जो है वहाँ पर वो मीठे चीज़ों पर अधिक टैक्स लेती है। अगर आप कोई मीठा वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, इसी कारण से, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अपने यहाँ पर तो 50 गो रसगुल्ला चाप देते हैं भोज में। कभी आए हैं क्या मिथिलांचल एरिया के भोज में? देखिएगा वो मोटे भी नहीं होते हैं। 2050 तक भारत में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या के बारे में अनुमान क्या है? तो यह लगभग 2 गुनी हो सकती है। इसका उत्तर बी दिया हुआ है। क्यों मैंने इस प्रकार के सवाल करवाए? पिछले साल 70 BPSC में 13 दिसंबर के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश की पिंकी कुमारी को हाल ही में पुरस्कार दिया गया है। पिंकी कुमारी का पेशा क्या है? इसी प्रकार का एक सवाल था। पिंकी कुमारी जी ई-रिक्शा चालक हैं शायद, उनको पुरस्कृत किया गया था। तो अगर वो पूछ सकता है तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है? इसलिए मैं इस प्रकार के सवाल करवा रहा हूँ। कुछ अच्छे सवाल भी हैं, जैसे बायो E3 में फुल फॉर्म क्या है उसका?
जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्मार्ट प्रोटीन विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट प्रोटीन, लैब में तैयार प्रोटीन, स्मार्ट प्रोटीन इसी को कहा जाता है। इसका उत्तर है पर्यावरणीय नुकसान को कम करना। दरअसल में एक मांस तैयार करने में बहुत सारा पर्यावरण का संसाधन खपत हो जाता है। सोचिए, एक बकरा है, 5 केजी का बकरा है, कितना केजी घास उसने आज तक खाया होगा, कितना केजी पानी उसने पिया होगा, और उससे मिला क्या? 5 केजी का बकरा। उस 5 केजी से में 1.5 किलो निकाल दीजिए, लगभग में 3.5 केजी उसका खाने लायक होगा। कितना किलो खाया होगा उसने? 50-60 किलो तो खा ही लिया होगा तैयार होने में। तो यानी कि जो प्राकृतिक रूप से मांस तैयार करने का तरीका है उसमें खपत ज़्यादा है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कितना बड़ा इशू है ये। तो इसलिए अब वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से एग, जो आप एग खाते होंगे आप लोग, वो एग जो हैं वो अब लैब में तैयार होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वाले एग होते हैं। मांस स्तर पर उसका उत्पादन किया है, तो सारे एग मुर्गियों से नहीं मिलते हैं अब। उसी प्रकार से मांस भी आपको आने वाले दिनों में लैब में तैयार वाले दिखेंगे, जो आसानी से उपलब्ध होंगे, उनमें गुणवत्ता, उसमें सारे पोषक तत्व वही होंगे, टेस्ट भी वैसा ही होने की उम्मीद की जा रही है, और वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया बंधुओं? स्मार्ट प्रोटीन कहा गया है, स्मार्ट प्रोटीन कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये स्मार्ट प्रोटीन कहा गया था। पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाएगा, ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा। स्मार्ट प्रोटीन का उत्पादन किस विधि से नहीं किया जाता है? तो रासायनिक संश्लेषण का इसमें कोई कारण नहीं है। किण्वन आधारित प्रोटीन तैयार किया जाता है, सूक्ष्म जीवों से प्रोटीन ले सकते हैं। पौधों और किण्वन का संयोजन के द्वारा भी अब स्मार्ट प्रोटीन में केवल मांस ही नहीं होंगे। देखिए, किण्वन करके हम किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं स्रोत में, विश्व में, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिसके द्वारा आने वाले समय में आपको लैब मेड फूड भी दिखेंगे। कई सारे लोग जो जिम जाते होंगे वो पाउडर पीते हैं। पाउडर आपने देखा है क्या? सप्लीमेंट्री जिसको कहा जाता है। कभी आपने गौर किया है कि उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? कई सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है उस प्रोटीन के निर्माण में। सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है उस प्रोटीन के निर्माण में। तो ये एक स्मार्ट प्रोटीन ने भारत सरकार चलाया है कि आने वाले समय में स्मार्ट प्रोटीन का देश में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश के लोगों का पोषण स्तर भी सुधरेगा और उसके साथ साथ सस्ते भी होंगे और पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचेगा। नेक्स्ट सवाल है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बायो E3 नीति का पूरा नाम क्या है? बायो E3 पहल, जिन्होंने मेंस दिया है उनको मेंस से पहले मैंने पढ़ाया था और मैंने पीटी डिस्कशन के दौरान ही पढ़ाया है। बायो E3 में E3 का क्या मतलब है? तो बायो का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी संबंधी जितनी भी नीतियाँ थी उन सबको हमने कंबाइन करके एक नीति बना दिया, जिसका नाम क्या दे दिया है? बायो E3। E3 का मतलब क्या हो गया? 3 बार ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, 3 है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इकोनॉमी के लिए, पर्यावरण के लिए और रोजगार क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। स्मार्ट प्रोटीन का अनुसंधान का एक फोकस क्षेत्र क्या है इनमें से? तो इनमें से है कि जीन संपादन के माध्यम से उपज को बढ़ाना है। स्मार्ट प्रोटीन पारंपरिक मांस उत्पादन की तुलना में क्या लाभ प्रदान कर सकती है? तो कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। कॉन्सेप्ट से कई बार फैक्ट निकलते हैं, ये वही सवाल है 38 नंबर का। सोचिए जरा, एग्जाम में आपसे पूछे कि स्मार्ट प्रोटीन पारंपरिक मांस उत्पादन की तुलना में क्या लाभ प्रदान कर सकती है? आप बता सकते हैं अधिक लागत होगा, कम पोषण होगा, अधिक पर्यावरणीय नुकसान होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे दिए कि आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ज़रा कठिन कर दूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको कॉन्सेप्ट से आंसर निकालना पड़ता है। स्मार्ट प्रोटीन के अनुसंधान में कौन सी चुनौतियां हैं? तो लागत प्रभावी उत्पादन, मांस की बनावट और स्वाद की नकल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उपभोक्ताओं को स्वीकृति को बढ़ाना, जैसे अगर आपसे कोई बोला जाए कि लैब में तैयार है ये जो आप मांस ले रहे हैं वो, और दूसरा आपको कहा जाए कि ये ओरिजिनल है, तो आप कौन सा लेंगे? तो वही चीज़ यहाँ पर भी समस्या है। स्मार्ट प्रोटीन के अनुसंधान में कोशिका संवर्धन, सेल कल्चर का क्या लाभ होगा? तो इसका लाभ होगा जानवरों की पालने की आवश्यकता को खत्म कर सकते हैं हम, जानवरों के पालने की आवश्यकता को धीरे धीरे कम कर देंगे हम। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पहल का उद्देश्य क्या नहीं है इसमें से? तो पारंपरिक मांस उत्पादन को बढ़ावा देना, ये उसका पहल का हिस्सा नहीं है। उसका पहल का हिस्सा क्या था? तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड किसके? एम्प्लॉयमेंट के लिए उपयोग करना, और पारंपरिक मांस उत्पादन की जगह पर जो लैब वाले स्मार्ट प्रोटीन होते हैं उसके उत्पादन को बढ़ावा देना।
विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने शहर भारत के हैं? तो 13 भारत के शामिल हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, 20 में से 13 शहर हमारे शामिल हैं। सोचिए जरा, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित में 13 हमारे शामिल हैं। 2024 से भारत का विश्व प्रदूषण रैंकिंग क्या है? तो 5वें नंबर पर हैं हम, 5th पोजीशन हम पर हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी, 5वें नंबर पर हम पॉल्यूशन में भी हैं। 2023 की तुलना में 2024 में दिल्ली में PM 2.5 की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ है? तो 6% का ग्रोथ देखा गया है। GDP बढ़ने के साथ साथ, इकॉनमी बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ ही रहा है बंधुओं। इंग्लिश में इस तरफ लिखा हुआ है, दिल्ली में वायु प्रदूषण किस मौसम में सबसे खराब होता है? तो सर्दी के मौसम में। दरअसल में नवंबर से लेकर के फरवरी तक का मौसम जो होता है दिल्ली में, वो दम घोटू होता है। उसके पश्चात भी मौसम कई बार ख़राब हो जाते हैं, जैसे आजकल के समय में धूल वाली आंधी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दिल्ली के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से कौन सा एक है? तो इसमें से हो जाएगा धान की पराली को जलाना, ये सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियाँ जो चलती हैं दिल्ली में, उसका सबसे बड़ा योगदान, ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। 45% धान की पराली से ही पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा जो पड़ जाते हैं वो आपको अदर सोर्स से मिलते हैं। IQ एयर की स्थापना कब हुई थी? इसी ने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया था, जिसमें 20 में से 13 शहर भारत के शामिल हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय गोल्डाच में है। इसका उत्तर B हो जाएगा। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में किस प्रदूषक पर मुख्य ध्यान दिया जाता है? तो PM 2.5 पर हम लोग देते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पर ध्यान दिया जाता है IQ एयर की रिपोर्ट में। IQ एयर एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया के प्रदूषण के आधार पर देशों की रैंकिंग करती है, शहरों की रैंकिंग करती है, पता लगाती है कि कौन से शहर अधिक प्रदूषित हैं, कौन से कम प्रदूषित हैं। उसी में 2.5 को सबसे ज़्यादा महत्व देकर देखती है। वैसे WHO का अनुसार PM 2.5 कितना रहना चाहिए? तो 50 के नीचे रहना चाहिए। हेल्दी एयर का निशान होता है 50 से कम रहना चाहिए। लंदन शहर का 8 से 10 रहता है। भारत में ये 300 से ऊपर ही रहता है, मैक्सिमम टाइम 300 से ऊपर रहता है। जब बहुत अच्छा हो जाता है तब भी 150 रहता है, तब भी 3 गुना ज़्यादा हम गंदी हवा सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, कभी आप माउंटेन एरिया में गए हैं क्या? कभी ऊंचे जगहों पर घूमने गए हैं? वहाँ पर आपको थकान नहीं होती, आप कितना भी घूम लें, जबकि आपको चलना पड़ता है पहाड़ों में खूब। थकान नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? साफ़ एयर के कारण से। जबकि दिल्ली आइए आप, 1 किलोमीटर चलिए, आपको थकान होने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा। तो उसके पीछे एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण होता है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी PM 2.5 से प्रभावित है? तो 96% आबादी जो भारत की है वो PM 2.5 से प्रभावित है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार से। नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू हो रहा है आशा कार्यक्रम। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि JP नड्डा जी ने इनके वेतन में वृद्धि की घोषणा की थी। JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अब हमारे, इसलिए उन्होंने घोषणा किया था, और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ही आशा कार्यकर्ता शामिल होते हैं। पहला सवाल है कि आशा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी बंधुओं? तो इसकी शुरुआत 2005 ईस्वी में हुई थी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो 8वीं पास अगर आप हैं तो आशा कार्यकर्ता में आप शामिल हो सकते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को किसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है? तो टीकाकरण के लिए, या फिर किसी बच्चे को अगर उन्होंने हॉस्पिटल में ले जा कर के जन्म दिलवाने में मदद की है, तो इस प्रकार से उनको कमीशन बेस काम मिलता है। बड़ा दौड़ना धूपना पड़ता है, महिलाएं होती हैं गांव घर की, बड़ा परेशान रहती हैं, भागती रहती इधर उधर, लेकिन स्वास्थ्य ढांचा के बैकबोन है वो, ज़मीनी स्तर पर यही लोग काम करते हैं। 2005 से 15 के बीच भारत में मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? तो 124 प्रति लाख पर अब हम लोग पहुँच गए हैं। 124 प्रति लाख पर हम लोग पहुंच गए हैं, और इस पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान आशा कार्यकर्ताओं का माना जाता है। आशा कार्यकर्ताओं को वेतन वृद्धि की घोषणा किसने की थी? तो JP नड्डा जी ने किया था। JP नड्डा जी ने क्या पता पूछ ले, इसलिए करवा रहा हूँ। COP 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC, 4 बार हो गया क्या? 3 ही बार है। इसका हर साल बैठक होता है, COP का आयोजन करवाता है ये को। तो COP 30 की मेज़बानी अगले वर्ष कौन करेगा? इस बार जो हुआ है 29, वो अजरबैजान बाकू में हुआ है। अजरबैजान आजकल चर्चा में है। तो 30 जो होगा ये कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा, और अमेजन के फॉरेस्ट में होगा। तो COP 30 की मेज़बानी ब्राज़ील में किया जाएगा, ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। COP 30 कब और कहाँ आयोजित होगा? तो ब्राज़ील में होगा 2025। बेलेम जगह है, अमेजन के रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत ये जगह है, वहीं पर किया जाएगा।
ठीक है। COP 30 के लिए पहला पत्र किस संगठन ने भेजा है? तो UNFCCC है, यही आयोजित करती है। UNFCCC की स्थापना 1992 अर्थ समिट के पश्चात से, रियो समिट के पश्चात से इसकी स्थापना की गई है। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब और कहाँ पर हुए? 2015 में हुआ था पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। आप मुझे बताइए, पेरिस जो हुआ तो वो कौन सा COP था? COP नंबर क्या था? पेरिस में जो COP हुआ है तो COP नंबर क्या था, बताइएगा ज़रा मुझे। COP 29 में कितने बिलियन डॉलर की वार्षिक वित्त पोषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 300 बिलियन डॉलर की वार्षिक वित्त का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये अजरबैजान बाकू में आयोजित किया गया था। भारत ने पेरिस समझौते में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कितनी कमी का वादा किया है? हम 30 से 35% तक हम उत्सर्जन में कमी कर लेंगे, इसका हमने वादा किया हुआ है 2015 में पेरिस में। चीन, ईरान और रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। चीन, ईरान और रूस का ये अभ्यास था। होर्मुज जल संधि विश्व के कितने प्रतिशत कच्चे तेल व्यापार का मार्ग है? तो 20% कच्चा तेल यहीं से होकर के गुजरता है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के दौरान किस तकनीकी समस्या की सूचना मिली? तो GPS जैमिंग जैसे जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है ना, उसमें GPS जैमिंग जैसे तकनीकों पर काम किया गया। इन्होंने तकनीकों पर काम किया, हमने जैमिंग करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को 26 मिनट तक जाम करके रखा, कुछ भी वो नहीं रोक पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। 26 मिनट तक हमने उनके कंट्रोल को जाम कर दिया था। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर कहा जाता है। न्यूज़पेपर का शब्दावली है, ध्यान में रखिएगा इसको। अमेरिका ने ईरान के परमाणु समझौते से कब वापसी की? तो 2018 में अमेरिका ने वापसी कर ली थी। ईरान के साथ परमाणु संधि की गई थी, उसको रद्द कर दिया अमेरिका ने। अब फिर से परमाणु संधि किया जाएगा। बातचीत तो चल रहा है, परमाणु संधि नहीं होता है अगर तो युद्ध होना तय है फिर ईरान के साथ में। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भाग लेने वाले रूसी जहाज़ों में से एक का नाम क्या था? तो पेचेनेगा इसका नाम था। पेचेनेगा हाल ही में चर्चा में रहा। पेचेनेगा क्या है? तो ये रूस का नौसैनिक जहाज़ है जिसने हॉर्मुज की जल संधि के पास में चीन और ईरान के साथ में मिलकर के अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। निम्न से कौन सा कथन IQA की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सही है? ये पूछा गया आपसे कौन सा सही है। तो पहला ही सही है कि भारत के 96% आबादी जो है वो PM 2.5 के WHO के जो दिशा निर्देश है 50 का, उससे ज़्यादा में सांस लेती है। यानी कि खराब PM 2.5 में सांस लेने को भारत के 96% आबादी जो है वो क्या है? तो मजबूर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कारक कम प्रभावशाली है? तो अमेजन वर्षा वनों की कटाई से दिल्ली के वायु प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है। IQAir 2024 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की सीमाओं के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है। तो वायु प्रदूषण स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण हमेशा शामिल होना, ये इस रिपोर्ट में गलत है। हमेशा शामिल नहीं किया जाता है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण को, डिटेल एनालिसिस को हर वर्ष शामिल नहीं किया जाता है। हर बार शामिल नहीं किया जाता है। डेटा मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का भी आकलन कई बार करते हैं ये। तो ये सब कथन तो सही है। इसमें जो गलत है वो आपका इसमें कौन सा है? तो वायु स्रोतों के विस्तृत विश्लेषण हमेशा शामिल होता है, हमेशा शामिल होता है। इस प्रकार के शब्द होते हैं क्रांतिकारी शब्द, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। निम्न से कौन सा कथन आशा कार्यकर्ताओं की चुनौतियों के संदर्भ में सही नहीं है? ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि आशा कार्यकर्ताओं को पेंशन और बीमा जैसे लाभ मिलते हैं, यही यहाँ पर सही नहीं है। उनको पेंशन और बीमा जैसे लाभ अभी भी नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। इसका उत्तर B हो जाएगा। COP 30 के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो COP 30 में भारत ने जलवायु वित्त के लिए $1 ट्रिलियन की मदद की मांग की है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये C बिल्कुल गलत है। COP 30 का आयोजन अमेजन वर्षा वनों ब्राज़ील में होगा। अभी तो हुआ ही नहीं तो मांग कैसे कर देगा। COP 30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। COP 30 के दौरान अमेरिका ने पेरिस समझौते से वापसी कर ली, ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यानी कि इसका आंसर C होगा। एक मिनट, ये भी सही है, ये भी यहाँ पर सही है। COP 30 के दौरान अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तो उसके बाद से फिर से वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि माना जा रहा है कि निकल जाएगा। नवंबर में इसी साल आयोजित होगा। इसका C यहाँ पर सही है। बाकी C नहीं है इसलिए आंसर है, बाकी तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं।
कॉप सम्मेलन की एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो पर्याप्त वित्त पोषण की हमेशा ही कमी रहती है, इसमें वित्त पोषण की कमी रहती है। हॉर्मुज जल संधि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अमेजन नदी के निकट स्थित है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यह फारस की खाड़ी का सकरा मुहाना है। यह विश्व की 20% कच्चे तेल व्यापार का मार्ग है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वैश्विक इकोनॉमी के लिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 अभ्यास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा गया। तो इस अभ्यास में जीपीएस जैमिंग की सूचना मिली। जीपीएस जैमिंग करके देखा गया कि हम किसी शिप का, किसी प्लेन का, किसी वेपन का जीपीएस जैमिंग हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर अभ्यास किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि यह जो अभ्यास है इसमें जीपीएस जैमिंग तकनीक का भी उपयोग किया गया और उसका परीक्षण भी किया गया है। 76 के करीब में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो पीडीएफ है इसमें करीब में 250 सवाल हैं, एक 250 सवाल हैं, तो उसको हम लोग अगले 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ मदद मिलेगा। एक बार वीडियो देखा आपने, दोबारा इसको रिवाइज़ कीजिए, फिर इसको रिवाइज़ कीजिए। जितनी बार आप करेंगे उतना ही सही रहेगा। पीडीएफ तो मैं दूंगा ही ग्रुप वगैरह में, आपको जुड़ना हो तो मुझे मैसेज करके जुड़ जाइएगा। यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।